फोन उठाया पिंटे का वाजपेयी बोला, कोई पिए नहीं, कोई नहीं। जो विपक्ष है और खासतौर पर जो भाजपा और आरएसएस के आलोचक हैं वो हमेशा कहते हैं कि जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है वो विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी, उन्होंने आरएसएस का इसके सेवा भाव अलावा नहीं देखा है। सांप्रदायिकता की जड़ें उसकी बहुत गहरी हैं। क्योंकि कांग्रेस का इतना टेरर था, पे लठबाजी कर देते थे, लाठी मारना, दौड़ाना, फर्जी केसों में फंसा देना। आपको दिनेश जी अभी तक पद मिले वो बिना मांगे मिले, बिना मांगे आपको मेयर का पद मिला, बिना मांगे आपको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सारे इत्तेफाक मेयर में आप ही के तो साथ क्यों होते रहे? पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा तो क्या ना राजनीति को माफिया चलाएंगे? मतलब माफिया को आपने अपना गुरु बना लिया। कांग्रेस में तो होता रहता है। मैंने आपके पिताजी का एक किस्सा भी पढ़ा है, शायद आपको याद हो। एक पाकिस्तान के पहलवान थे सादिक। आप तो मुझे पाकिस्तानी बता दोगे। जेएनयू देशद्रोही का अड्डा है, सहमत है या असहमत? यूपी में अनुशासन की धज्जियां उड़ी, कार्यकर्ता बेकाबू हुए। आपके लिए राम मंदिर ज्यादा जरूरी है, शिक्षा का बुनियादी ढांचा? राम मंदिर। योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में से किसके साथ काम करना सबसे ज्यादा आसान? नहीं, मुझे अमित शाह जी के साथ बहुत अच्छा लगा। अखिलेश यादव के लिए कोई सलाह? एक हिंदू बता दो जो कभी आतंकवाद में पकड़ा गया हो। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। सिर्फ आतंकवादी मुसलमान हो सकता है? नहीं, आजादी के पहले भी वो पंचड़ और दर्दोजी का काम करते थे, तो आज भी वो क्यों कर रहा मुस्लिम? दिनेश जी, जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने एक बहुत शानदार काम किया था नकल को रोकने का। आपने क्लासरूम में हर काम का भुगतना मुझे बहुत भुगतना पड़ा है कि मैंने कहा जिनके वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, फर्नीचर का ये साइज होगा, मकान पुता रंगाई प्लास्टर होगा, लेडीज जेंट टॉयलेट होंगे, जनरेटर इन्वर्टर होगा, तो 3 महीने के बाद उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे शो में उत्तर प्रदेश की वो पर्सनैलिटी है जिसके नाम से पहले डॉक्टर, मेयर, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सांसद लगता है। लखनऊ के 2 बार ये लोकप्रिय मेयर रह चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से लेकर यूपी की सत्ता के गलियारों में इनके नाम की गूंज को आज भी सुना जा सकता है। हालांकि अब ये दिल्ली बैठे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के नेता इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठी है इनके बारे में बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो इन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराई थी, जिसकी वजह से उन छात्रों में डर बैठ गया जो सिर्फ नकल से काम चलाते थे, जिसका असर ये हुआ कि लाखों छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ने का फैसला ले लिया। एक और ख़ास बात इनके बारे में कही जाती है, वो ख़ास बात यह है कि बीजेपी को मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि मुसलमान इनको इतना प्यार करता है और ये मुसलमानों को ये उनका क्या मैजिक है समझ में नहीं आता। बीजेपी को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है और जो उसका नैरेटिव है वो हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा गढ़ा जाता है। तो ये तो उनके जीवन की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। कुछ उनके बयान ऐसे हैं जो उनको थोड़ा सा बैकफुट पर लाते हैं। जैसे उन्होंने एक बयान दिया था माँ सीता को लेकर, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बयान आपको याद होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और इन दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा था कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। तो उनके जीवन के हर अनछुए पहलू के बारे में मैं आज उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक खास बात और मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी का जो नैरेटिव है वो हिंदुस्तान को लेकर रहता है, लेकिन बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता का पाकिस्तान से क्या संबंध है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उनका नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा हालांकि उत्तर प्रदेश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत ही सरल ज़िंदगी जीते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और बहुत सारी बातें हैं। दिनेश जी से हम सीधी बात करते हैं। दिनेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। दिनेश जी, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आजकल आपका नाम बहुत चर्चाओं में है,
मैं कभी किसी विवाद में नहीं रहता, ना किसी दौड़ में, ना किसी से मेरी होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ना किसी से मेरा बैर, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मेरा होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरा अपना दौड़। मैं अपना काम करता हूँ। जिस दिन से उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ, 25 तारीख संभवतः मार्च की 2022 की थी, 26 तारीख से मैं प्रवास पे निकल गया दौरे पे। बीजेपी को कैसे और बढ़ाना है, कभी शिक्षकों का सम्मेलन, कभी विद्यार्थियों का, कभी किसानों का, कभी व्यापारियों का, कभी नहीं कुछ हुआ तो धार्मिक प्रवचन ही करने लगता था। खाली कभी नहीं रहा। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति खाली रहता है उसके दिमाग में भ्रांतियाँ बढ़ती हैं, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। एक कहावत भी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता हाँ, है। निश्चित रूप में। इसलिए मैं खाली कभी नहीं रखता, बिल्कुल व्यस्त रखता हूँ। और जब तक थक जाता हूँ तभी थका हुआ आदमी आराम से सोता हूँ और सुबह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करता हूँ। और एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि इसमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हम लोग का समय पार्टी को देने का है, तो पार्टी को हम क्या दे सकते हैं? एक अटल जी के सपनों का ये भारत, आज मोदी जी उसकी संकल्पना को पूरा कर रहे हैं। तो उनके इस महाअभियान में विकसित भारत की जो उनकी यात्रा है, उसके सह यात्री के रूप में एक एक कार्यकर्ता कैसे बन जाए, मैं समझता हूँ ये संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अटल जी के 5 चुनाव से जुड़ा रहा। कभी कार्यालय का इंचार्ज बना, कभी सारा कुछ, आखिरी चुनाव में तो सारा कुछ देखने का भी अवसर मिला मुझे। और पूज्य अटल जी मेरे ही चुनाव में महापौर के अंतिम उनका भाषण हुआ था, यानी सक्रिय रूप में। उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे। माननीय अडवाणी जी के साथ माननीय जोशी जी ऐसा व्यक्तित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष था। आदरणीय ओम बिरला जी, शाहनवाज, रविशंकर प्रसाद जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विजय वर्गीय जी, कैलाश जी, सबके साथ हम लोग युवाओं की एक टीम थी। उमा श्री भारती जी के नेतृत्व में काम किया। और बाद में अमित शाह जी ऐसा कुशल संगठनक, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का वो अभूतपूर्व क्षण था। उनके समय उपाध्यक्ष रहे थे आप? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और गुजरात का मैं 4.5 साल, 5 साल के आसपास, 4.5 साल लगभग प्रभारी रहा। और उनके साथ इतना ही दौर मेरा उपाध्यक्ष के रूप में बीता। और मैं सदस्यता महाअभियान का जो जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी देश विश्व की, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी के कुशल संगठन कौशल के, तो उस कार्यक्रम का संयोजक था मैं, सदस्यता महाअभियान का। तो एक हरियाणा का जो मुख्यमंत्री चयन था, पर्यवेक्षक था, महाराष्ट्र में प्रभारी था चुनाव का, बहुत सारे, मध्य प्रदेश में चुनाव में गया, कुछ क्षेत्रों का देखा, बंगाल में देखा, त्रिपुरा में बहुत समय रहा, आसाम में रहा। तो पूरा भारत का अभी दक्षिण के क्षेत्रों में भी महीनों प्रवास करके अलग अलग प्रदेशों में संगठन को संगठित करने का भी अनुभव रहा। विद्यार्थी परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, भौरव सेवानाथ ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और राष्ट्रीय शैक्षिक संघ, विद्या भारती, उनकी पत्रिका और बहुत सारी सेवा भारती, इस संघ के विभिन्न दायित्वों पर अलग अलग भूमिकाओं में रहा। तो कहना चाहिए कि जहाँ जो चीज़ मिलता उसी के पीछे चल दो, खाली नहीं रहना है। तो काम एक जुनून है, और जिस व्यक्ति में जुनून नहीं होता ना, वो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो बुरा नहीं करता। जिस दिन मैं डिप्टी सीएम नहीं था, मुझे खाली नहीं रहना था, तो मैं वार्ड की बैठकों में जाता था, बूथ की बैठकों में जाता था, और अपने को मिनट भर खाली नहीं रखता था। अभी है कि सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं, जीवनचर्या अलग है। कार्यकर्ता के बीच में हम, हमारे बीच में कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता एक ऐसी उपाधि या निधि है जिसको आप खर्च नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। दिनेश जी, आपके अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। आप एक डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पूर्व मेयर भी हैं, यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी आप रह चुके हैं, सांसद भी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपके किस किरदार से बात करूं। लेकिन आपके किरदार को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, आपके बचपन में जाना होगा। थोड़ा सा जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जो आपके पिताजी हैं केदारनाथ शर्मा जी, तो वो जनसंघ
और आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे और बड़े पुराने उनके वो कार्यकर्ता थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बचपन में जब आप अपने पिताजी के साथ बैठते थे, खासतौर पर खाने की टेबल पर, तो बातचीत क्या राजनीतिक होती थी देखिए, या मेरे पिताजी संस्कृति से रिलेटेड होती थी? तो क्या राजनीति आपने बचपन में सीखी और संस्कृति, दोनों का मिलन कैसे होता था? पिताजी एक, मैं तो उनको तपस्वी स्वरूप मानता हूँ और हम लोग का बड़ों का बहुत आदर रहता था, गैप रहता था। पिताजी त्यागी पुरुष थे। जितना भी कमाओ सब पार्टी को निछावर कर दो। उस समय तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि बीजेपी, उस समय बीजेपी थी नहीं, जनसंघ कभी सत्ता में आएगा। अब पता, वो दृश्य देखता हम लोग तो रोते थे, छोटे थे, कि जनसंघ का उन्होंने कार्यालय खोला तो पता लगा कांग्रेस के लोग आ गए लाठी लेके, 20-20 लोगों ने घेर लिया तो अकेले लाठी लेके। उनका मुकाबला पहलवान भी थे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे, पूजा भी करते थे, पूरा संस्कृत का उनको कंठस्थ था, वेद पुराण सब। तो पौरुषवान पुरुष थे और बड़ी फॉलोइंग उनकी बहुत अच्छी, चलते थे, भगवानों के तने लोग उनके पैर छूते थे, लेकिन पद कभी नहीं लिया। यही सवाल मैं आपसे पूछना लेना चाह रहे थे वो तो वो बिगड़ पड़े लोगों पे। आदरणीय टंडन जी उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, राम प्रकाश जी उनको भैया बोलते थे। राम प्रकाश जी चुनाव लड़े तो पिताजी सब कुछ खर्च कर डाले। पूज्य दीनदयाल जी जब लखनऊ आते थे तो मेरे पिताजी को दीनदयाल जी का बहुत निकट का सानिध्य प्राप्त होता था। पूज्य अटल जी तो दर्जनों बार घर आए हैं, उनको दुर्वासा जी बोल देते थे और पिताजी को बहुत मानते थे। पिताजी जब आते थे अटल जी तो बांध के, 2 कारें थी उनके पास एम्बेसडर की। अगर आपने कभी बीजेपी कार्यालय का प्रारब्ध देखा हो बीजेपी का, तो सफेद रंग की यूएसएस 7793, मुझे अभी तो याद है, उन्होंने पार्टी कार्यालय को दे दी एम्बेसडर। और एक काली एम्बेसडर थी, वो माननीय कल्याण सिंह जी चले या राम प्रकाश जी चले, उसके लिए दे दी उन्होंने। और खुद लूना से चलते थे। और ये मेरे सौभाग्य था कि माननीय नाना जी पिताजी उनके बहुत निकट थे। आते थे तो मैं मोपेड से भेज देते थे, ले आओ, तो मैं उनको मोपेड से लेने जाता था। तो भी गोविंदाचार्य जी को मोपेड पे ले आया। तो बहुत सारे, आदरणीय भंडारी जी का प्रतित्व भाव में स्नेह प्राप्त हुआ, उनके साथ संगठन का काम मैंने सीखा। मैं अध्यक्ष जब पहले बार बना तो डांट कर बुलाया, अटैची लाओ। अटैची आई, कैसे लगाओगे? टार्च रखोगे, बनियान नीचे रखोगे, कपड़ा रखोगे, कुछ पढ़ने का लिटरेचर होना चाहिए, यानी छोटेपन से लेके बड़ी चीज़ों तक का ये हमारे वरिष्ठजनों का स्नेह प्राप्त करके हम लोगों ने उसको सीखा है। और नेताओं के आदर्श देखे हैं। हमको नहीं बनना है, नहीं तुझको बनना है, ऐसा पार्टी में लोगों को बुला के दिया जाता था। और मेरा सौभाग्य रहा कि कभी मुझे मांगना नहीं पड़ा। इस देवतुल पार्टी ने सभी को योग्यता के आधार पर दिया है। ये और दलों से इसीलिए इसमें फर्क आता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि पूज्य दीनदयाल जी का प्रकाशन जब शुरू हुआ, पृष्ठ लगाया था, तो उसमें बहुत बड़ी सहभागिता मेरे पिताजी की भी थी उसमें। और उन्होंने तो एक अवसर ऐसा आया कि अपना मकान भी बेच दिया था। घर में एक समय वो भी आया जो फांके पड़ने की नौबत आ गई थी, अम्मा रोती थी, लेकिन उनको जुनून था कि जनसंघ को जीतना है। पता था जनसंघ हार जाएगा, लेकिन पूरा नारा लगता था, लाउड स्पीकर खरीद लिया। एक बार तो दुकान बेच दी अमीनाबाद की गड़बड़ झाले की। और क्योंकि कांग्रेस का इतना टेरर था कि लाउड स्पीकर लगा के प्रचार होता था कि कोई किराए पे लाउड स्पीकर नहीं दे रहा था, कोई दुकान में बैठ के कार्यालय नहीं खोलने दे रहा था, जनसंघ का कार्यालय, जनसंघ का। और गाड़ी नहीं दे, गाड़ी खरीद लाया जाके दुकान बेच के, माइक खरीद लाया और सब जगह कार्यालय खोल के अब वो शुरू हो गए कि मैं करूंगा, देखते कौन करता है। और वो जुनून होता था। नारे लगवाते थे, हम बच्चों को टॉफी दे देते थे कि जाओ छोटे बच्चों को लगाओ, क्यों कांग्रेसी बड़े को जो बाद में निकलते थे उनको पे लठबाजी कर देते थे, लाठी मारना, दौड़ाना, फर्जी केसों में फंसा देना। तो महिलाओं को आगे करके बच्चों को आगे जुलूस निकलता था। आज भी याद है हम लोग को कि हम लोग नारा लगाते थे बचपन में, 10-12 साल 11 साल। अखबार में निकला कि क्या भाई क्या, रेडियो में आया क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ताली बजाते बजाते जनसंघ के लोग जाते थे, रिजल्ट निकलता था जनसंघ हार गया। फिर वो लाठी लेके झंडे के अंदर से डंडा निकाल के चलते थे
और कांग्रेस के लोग, और जो जो जनसंघी लोग होते थे उनके घर पे बाहर जाके करते थे कि अखबार में निकला क्या भाई क्या जनसंघ हार गया, वाह भाई वाह। तो कठिन दौर से लैया चना खा खा के उधर मणि टंडन जी के बेटे गोपाल जी जाते थे लेके फिएट से, और उधर मैं एम्बेसडर गाड़ी से लैया चना को बोरियों में रख के एम्बेसडर से जाते थे कि 4 बजे पार्टी कार्यालय पे नाश्ता होगा, लैया चना और चाय होगी। तो 15 दिन का वो देंगे तो 15 दिन का मेरे पिताजी देंगे। फिर भोजन देने का होने लगा। फिर जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना तो फिर मैंने भी पार्टी कार्यालय का भोजन और उसकी व्यवस्था करें। यानी पार्टी उस दौर से थी ना कि एक पेडेस्टल फैन होता था और पूरा कार्यालय उसी की हवा लेता था आके। कठिन दौर पे जमीन पे दरी पे बैठ के होती थी। अनुशासन, त्याग, समर्पण, ये पार्टी के बड़े नेताओं ने इसको सींचा है। इसलिए कभी कोई कहता ना कि बीजेपी के बारे में इधर उधर की बातें, तो बीजेपी जड़ से मजबूत पार्टी है। संघ के प्रवाह ने इसको सिंचित किया है। तो ये दूसरे दलों के तरह कमजोर दल नहीं है। एक आइडियोलॉजी से है। लोग नाराज हो जाएंगे लेकिन आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने देखा होगा सब दलों में विभाजन हुआ है, तो एक दल है जिसमें विभाजन नहीं हुआ, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा दिनेश जी, कहते हैं कि जो बेटा है ये जो पुत्र है वो पिता से बहुत कुछ सीखता है। आप भी अपने पिता को बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं। आपने कहा कि आपके पिताजी त्याग और समर्पण की पहचान थे। उन्होंने अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी संघ के लिए, आरएसएस के लिए, और उन्होंने कार्यालय खुलवाए। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी से क्या सीखे। उन्होंने पद नहीं लिया लेकिन आपके पास बिल्कुल लेकिन आपके पास तो बिल्कुल पदों की भरमार रही, दिल को छू लिया। तो पिता से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण आपका कैसे रहा? मैं पद कभी नहीं चाहता था। हाँ। आदरणीय कल्लाद जी मेरे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक तुल्य हैं। उनका आना जाना मेरे वहाँ पे पिताजी के साथ में रहता था। पिताजी उनको बहुत प्यार करते। कल्लाद जी छोटे थे उम्र में उनसे काफ़ी, तो कल्लाद जी को मानते बहुत थे और कल्लाद जी मुझको बहुत मानते थे। तो मुझे मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक बनना चाहता था, कुछ काम था, तो कल्लाद जी ने मेरे कुलपति को बोला था। मैं उनसे फिर निकट हो गया। धीरे धीरे उन्होंने आइडियोलॉजी में लिया और संघ परिवार के बहुत से वरिष्ठ लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका स्नेह पात्र था मैं। और मणि भंडारी जी भी मुझे पुत्रवत मानते थे। हुआ क्या कि एक दिन युवा मोर्चे के अध्यक्ष का फैसला होना था। आज जो आप बीजेपी कार्यालय देख रहे हैं एसी लगा कहीं नहीं था। एक छोटा सा पेडेस्टल फैन पीले रंग का था और सब कमरे के नीचे बैठे दरी चांदी में मानी राम प्रकाश गुप्ता जी, गंगा बखर सिंह जी, कल्याण सिंह जी, ये अपने हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, ये और कलराज मिश्रा जी, ये लोग बैठक कर रहे थे। भंडारी जी प्रभारी थे और युवा मोर्चे के अध्यक्ष का उसी दिन निर्णय होना था। मुझसे किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि भंडारी जी आपको मानते हैं, आप जाके उसकी सिफारिश कर दो। अब मैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल इतना नहीं था, पढ़ने लिखने वाला तो थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनल में रहा हर जगह, लेकिन मानी कल्लाद जी का मैं प्रश्न नोट लिख देता था, कुछ कर देता था, तो उनसे प्रति लगाव था, तो उसके नाते मैं कार्यालय आने जाने लगा। आदरणीय श्याम नंदन सिंह जी कार्यालय के महासचिव थे, तो वो मुझे विभिन्न प्रकार की बुद्धिजीवियों की बैठक में बुलाने लगे। तो मैं कार्यालय में पहुंचा जहां पे बैठक चल रही थी। भंडारी जी ने ताका, आंख देखते थे तो सारे बड़े बड़े नेता डर जाते थे। इसलिए नहीं, उनका आदर था। आदरणीय कल्याण सिंह जी भी सर नीचे करते थे, तो राजनाथ जी भी, कलराज मिश्रा जी भी सिर नीचे करके भंडारी जी से बात करते थे। अब मैं लड़का ठहरा, मैं छोटी उम्र का था उस समय, मतलब युवा अवस्था थी। मैं कमरे में पहुंच गया तो उन्होंने देख के कहा कैसे? तो मैंने कहा कि मैं आया हूं, मैंने सुना कि युवा मोर्चे का, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष का चयन हो रहा है। उनका तो मैंने किसी का नाम लिया। तो उनका क्यों बना दे? मैंने कहा नाम अच्छा है। वो एकदम से उन्होंने डांटते हुआ गेट आउट, नॉनसेंस,
नॉनसेंस धीरे से बोला, लेकिन अरे मेरे क्या हो गया मुझे, हम आज तो बीजेपी, लेकिन जब चलने लगा तो उनका सॉरी, लेकिन मैं उनका आज से मैं बीजेपी कार्यालय नहीं आऊँगा। गुस्से में निकला, कल्ला जी रोकते रहे और करते रहे, मैं चला गया। पीएनटी फ़ोन होते थे, कल्ला जी का फ़ोन आया और कल्ला जी ने कहा कि अरे भले मानुस, कार्यालय नहीं आओगे? हम कहा नहीं, अब कार्यालय नहीं आऊँगा। आज तो मेरी बेइज्जती हो गई, जिनको मैं ताऊ जी चाचा जी बोलता हूँ, उन्होंने मुझे डांट दिया इस बुरी तरह। उनका रे भले मानुस, वो तुम्हारे अभिभावक हैं, आ जाओ और प्रश्न नोट लिख देना। अच्छा, प्रश्न नोट लिखने गया तो एनेक्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कल्ला जी ने सारे पदाधिकारियों को घोषणा करते रहे और आखिर में बोले कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब मेरे पैरों तले वो जमीन के हो सके, अरे कैसे हो सकता है? उनका चुप बैठो, मैं कह रहा हूँ चुप बैठो। अब मैं आऊँ तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, घर ढोल मजीरा बजाते हुए लोग पहुंच गए मुझे छोड़ने के लिए। अब मेरे पिताजी समझे कोई छात्र संघ का अध्यक्ष जीतता था तो मेरे घर पे आता, तो मैं पूरे लखनऊ में छात्र संघ अध्यक्षों को लड़ाता था, सब जीतते थे, तो यही समझे। बाद में लोगों ने जब दिनेश शर्मा जिंदाबाद करके कहा, तब उन्होंने कहा कि मेरा लड़का पद के लिए चला गया, ये तो मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ चला गया है। गुस्सा हो गया, अम्मा बड़ी खुशामद करे कि मान जाओ ये अपने आप नहीं बना है। तब आदरणीय कल्ला जी को आना पड़ा और समझाना पड़ा कि पादा जी कहते थे कि ये लड़का बनना नहीं चाहता था, इसको हम लोगों ने ज़बरदस्ती बनाया। बाद में आदरणीय कल्ला जी ने कहा, भाई भंडारी जी तुमको बनाना चाहते थे और तुम दूसरे की सिफारिश करने गए, इसलिए तुमको कहा गेट आउट। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें याद करो ना, तो श्रद्धा भी आती है, प्यार भी आता है और गर्व भी होता है। मतलब जितने भी आपको दिनेश जी अभी तक पद मिले वो बिना मांगे मिले। बिना मांगे आपको मेयर का पद मिला, बिना मांगे आपको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सारे इत्तेफाक आप ही के साथ क्यों होते रहे? क्योंकि ये राजनीति पार्टी में के नेताओं की महानता रही। दोनों का किस्सा मैं बताऊं, उसमें भी किस्सा था कि मैं टिकट के लिए ही मांगता था, तो मेरे वहाँ भीड़ रहती थी कार्यकर्ताओं की। तो एक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप विधायक का नहीं मांगते हो, मेरी जिंदगी हम लोग खराब हो रही है आपके साथ में, आप मेयर का आ गए उसी को मांग लो। तो मैंने समझाने के लिए कह दिया, अरे चिंता ना करो, एक दिन अटल जी का फोन आएगा और कहेंगे दिनेश तुझको ये हो गया। मैंने ऐसे ही कह दिया इसमें वो खुश हो जाए। अब 2 घंटे के बाद पीएनटी फोन पे आया कि अटल जी बात करेंगे। तो मैं समझ गया, एक हमारे वहाँ शैलेंद्र शर्मा करके एक अटल, मिनी अटल कहते थे उसको, वो भी वहाँ पे था, तो वो आवाज बना के अटल जी की बोलता था। तो मैंने समझा मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, अटल जी कहाँ फ़ोन करेंगे मुझे। तो मैं फ़ोन उठाया, पीएनटी का वाजपेयी बोल रहा हूँ, कोई पिए नहीं, कोई नहीं। तो मैंने कहा प्रणाम प्रणाम आपको। फिर मैंने कहा ये है भी सही आवाज़ की नहीं? हमने कहा वाजपेयी जी, पूज्य अटल जी। कहा हाँ, कोई शक? तो मैंने कहा शक तो नहीं, लेकिन आप फ़ोन कर रहे हैं मुझे। बोले डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ, परसों नामांकन है और आज आप कह रहे हो। मैंने तो तैयारी भी नहीं की है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं उतना, वो पैसा जो है पिताजी का वो मैं लगाऊंगा नहीं। तो उनका पैसे चुनाव नहीं जीता जाता। मैंने कहा आप आओगे? तो उनका कि हाँ मैं आऊँगा। 104 बुखार था और मेरी सभा में वो आए थे। आज जब मैं याद करता हूँ ना, तो छोटे से कार्यकर्ता से वादा का निर्वहन अटल जी को याद करता हूं तो वो दिन याद आता है। सभा हो रही है कपूरथला पे, संचालक को सब लोग करें अटल जी इतने बीमार हैं, तुमने क्या उनको तुम और बीमार करना चाहते हो? नहीं आना चाहिए था। तो मंच पे बैठा तो मैं डरते डरते बैठा। तो उन्होंने कहा कि दो तुमको नहीं बोलना है, जो संचालन काम का। ठीक है नहीं बोलूँगा। तब तो अटल जी ने इशारा किया, भाई ये भी तो बोलेगा ना। तो मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो हमारे कान में उन्होंने कहा कि 2 मिनट से ऊपर नहीं बोलना है, जो संचालक थे। तो मैंने पीछे देखा तो अटल जी ने कहा चिंता ना करो, बोलो, बोलते जाना, तो प्रत्याशी हो। अब अटल जी ने कह दिया, तुम्हें धारा प्रवाह बोलने लगा। अटल जी प्रसन्न हुए और अटल जी ने 2 ही 3 वाक्य कहे कि मैं इसको अपने में देखता हूँ और अब युवा की ज़रूरत है।
ऊपर का कुर्ता दे दिया, यानी संसद देती, मुझे पैजामा दे दो, नगर निगम दे दो, और एक लाइन पर मैं जीत गया चुनाव। तो ऐसे ऐसे नेता रहे, बहुत स्नेह मिला मुझे। जाता था और अटल जी तो बच्चों में घुल जाते थे, तो लगता था कि कोई बच्चे बचपना वाली बातें, बड़ों से होते तो लगता बड़ा गंभीर है। कार्यकर्ताओं में घुल मिल जाते तो लगता था कि अरे कार्यकर्ता। सभा थी मेरी एक दूसरी डॉक्टर एस.सी. राय साहब की सभा थी कलेक्ट्रेट के बाहर, और उसके बाद हम लोग मीराबाई मार्ग पे बैठे तो एक छोटे से कार्यकर्ता आए, अटल जी मजा नहीं आया। तो उनका काहे का मजा लेने गए थे तुम? बोले आपका भाषण सुनने गया था। तो बोले कौन सा मजा चाहिए था? बोले आप दहाड़े नहीं, ऐसी तैसी नहीं की पाकिस्तान की। तो बोले मेरे दहाड़ने से ऐसी तैसी हो जाएगी, मुझे क्या बोलना चाहिए? लोगों ने डांटा, माने टंडन जी ने डांटा, अरे तुम क्या बोल रहे हो, अटल जी से कह रहे हो? अटल जी कह नहीं, इससे पूछना है मुझे, मेरी क्या गलती है उसको मैं ठीक करूंगा ना। सबको सुनते थे अटल जी, तो बिड़ले थे ना। आपके बारे में कहा जाता है कि अटल जी की पारखी नज़रों ने आपको खोजा, तो अटल जी की जो पारखी नज़र थी आप तक पहुंच कैसे गई? नहीं, बचपन में मैंने कहा ना, पूज्य पिताजी को सानिध्य प्राप्त था माननीय दीनदयाल जी का। और दीनदयाल जी पहले क्या ना, छोटे कार्यकर्ताओं को वहाँ बड़े नेता आते थे, रहते भी थे वहीं पे। कोई तखत पे लेटते थे, कोई जमीन पे लेटते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था और कोई शर्म भी नहीं होती थी कि बहुत बड़े जगह जाना है। तो आदरणीय दीनदयाल जी आते थे, मेरे घर पे मंदिर था, छोटा घर था, गाय पली थी, पिताजी मंत्र बोलते तो गूंजता था आसपास के एरिया, एक टांग के बल पे खड़े होकर मंत्र करते थे। तो दीनदयाल जी सुनते थे उसको। तो अटल जी, नाना जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, सब लोग आया करते थे। और इसी में उस दौर पे पूज्य भंडारी जी का, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, भाऊराव जी का, उनका भी जो था सानिध्य या उनका परिचय, उनका सानिध्य पिताजी को था और पिताजी का परिचय उनसे अच्छा था। तो किसी न किसी कार्यकर्ता को वहाँ भोजन हुआ करता था, लिमिटेड कार्यकर्ता थे, तो पिताजी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, खुशी खुशी करते थे सब। तो मेरे तो राजमाता को, अटल जी को, सुंदर सिंह भंडारी जी जमीन पे बैठ के खाना परोसा है, तो अलग श्रृंखला। दिनेश जी, आपकी बात सुन के समझ में ये आता है कि जो पिता होते हैं या तो अपने बेटे को संपत्ति देते हैं, नहीं, धन वो देते मैं हैं। अधूरा रह गया। मैं पिताजी ने जब जाना, मैं पद पे बैठा हूँ, हाँ। तो मुझसे पूरे 1 महीना बात नहीं करी थी उन्होंने। अम्मा ने खुशामद करी, फिर माननीय कल्लाद जी बुलाए गए। कल्लाद जी ने समझाया कि पादाजी, ये लड़का पद मांगने नहीं गया था, हम लोगों ने दिया इसको। तो पिताजी थे। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि कोई पिता तो अपने बेटे को संपत्ति देता है, बहुत सारा धन देता है, लेकिन आपके पिता ने जाने अनजाने में आपको रिलेशंस दे दिए भाई, जो भाजपा के आज उस आइडियोलॉजी दे दी, आइडियोलॉजी दे दी, बड़े रिलेशंस दे दिए भाई, जिसकी वजह से आपको कम से कम पहचान का मोहताज नहीं है किसी नेता के यहाँ। मान लीजिए अटल जी हैं, नाना जी हैं, या आरएसएस के जितने बड़े नेता थे, सब आपको बाय नेम और बाय फेस जानते। तो ये भी एक बहुत बड़ी पूंजी है जो आपके पिता ने आपको ट्रांसफर दी, आइडियोलॉजी के रूप में और एक रिलेशन के रूप में। एक बात दिनेश जी आपने बहुत शानदार कही, और हो सकता है कि आज के नेताओं को वो बात अखरे इशारों में, आप पता नहीं क्या बोल गए, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि उस जमाने के नेता अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंच जाते थे, लेकिन आज के जमाने के नेता, उस जमाने में नेता ज्यादातर अपने कार्यकर्ताओं के वहां जाते थे, साधन संसाधन नहीं थे। जी, लेकिन आज भी जाते हैं। लेकिन आज के जमाने के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मोदी हो या योगी हो, क्या वो आम कार्यकर्ता के घर पहुंच जाते हैं? आदरणीय मोदी जी तो बहुत आए हैं, और मोदी जी के साथ ऐसा कोई मुझे किस्सा बताइए कि मोदी जी और योगी जी किसी आम कार्यकर्ता के घर पहुंच? बहुत गए। आदरणीय मोदी जी तो अति साधारण, केवल झोला लेकर चलते थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री थे पहले, तो वो मोर्चों के प्रभारी भी थे, बाद में महामंत्री हुए। और उसमें मैं प्रदेश का युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। ये मेरा सौभाग्य था कि बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे उनके साथ जाने को मिला। वो अचानक पहुंच जाते थे, कुंडी खटखटा के नाम लेके पहुंच जाते थे। एक बार मोदी जी किसी का नाम ले लेते थे तो दोबारा भी उसी के वहाँ जाते थे।
और अब कितने के घर गए होंगे, कितने के नाम आज भी याद हैं, कितनी गलियां उनको टिप्स पे हैं कि हरियाणा की ये गली से हिमाचल की ये गली, लखनऊ की ये गली, लखनऊ का वो कार्यकर्ता, पूरे देश का टिप्स है उनके पास। और अब आदरणीय योगी जी तो महंत हैं, महंत के रूप में भी वो बोल गए, मुख्यमंत्री के रूप में भी वो पहुंचे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या होता है ना, सिक्योरिटी पद के साथ तमाम प्रकार की थ्रेटनिंग, पुलिस का भी वो, उस समय क्या होता था कि बड़े नेता के पास भी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं हुआ करता था, क्योंकि इस प्रकार की चीजें, प्रवृत्तियां जागृत नहीं हुई थी। आजकल थ्रेट भी है, शोषाबाजी भी है कुछ नेताओं में। नहीं, देखिए हमारे नेताओं में तो नहीं ही है, मैं इसको कहूँगा। और मैंने आदरणीय राजनाथ जी को मोटरसाइकिल पे चलते देखा है, आदरणीय टंडन जी को रिक्शे पे चलते हुए, मैं खुद ही उनके साथ रिक्शे पे काफ़ी हाउस जाता था, लालजी टंडन जी के साथ। मैंने आदरणीय माधव बाबू को कितने बार अपनी स्कूटर से छोड़ा होगा। आदरणीय कल्याण सिंह जी भी टैक्सी करते हुए मैं उनके साथ गया हूँ। तो साधारणता का, आदरणीय राम प्रकाश जी तो शायद पैदल कार्यालय से अपने घर तक जाते थे, लारस टेरेस में रिक्शा को हाथ रोक कर रिक्शा को रोकते थे, टेम्पो से जाते थे। और उस समय जब डिप्टी सीएम रह चुके थे, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। मैंने आपके पिताजी का एक किस्सा भी पढ़ा है, शायद आपको याद हो। एक पाकिस्तान के पहलवान थे सादिक, और उन्होंने पाकिस्तान के पहलवान को चैलेंज दे दिया था कुश्ती में, और फिर उसको धोबी पछाड़ मार के उसको फेंक दिया था। हाँ, उसका किस्सा क्या हुआ था, बजरंग शरण तिवारी जी बाद में तरुण भारत के 5 जन के संपादक भी हुए थे, बड़े पत्रकार थे, उस संघ के स्वयंसेवक थे। उसमें प्रेस लगाने की बात चल रही थी, प्रेस में पैसा कहाँ से आया, कोई देने वाला नहीं था कि एक प्रिंटिंग प्रेस हो, जनसंख्या आइडियोलॉजी निकले, तरुण भारत या स्वदेश, इस प्रकार की चीजें थी उसमें। तो प्रेस कैसे लगे, तो बहुत सारे लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा था। अचानक डुगडुगी पिटी, डुगडुगी होता है ना कि वो सुनो सुनो सुनो, मुनादी, डुगडुगी मुनादी हुई। मुंशी नवल किशोर स्टेट से मुनादी हुई कि एक पहलवान सादिक पहले लखनऊ में रहता था, बाद में पाकिस्तान बंटवारे में चला गया और वो एशिया चैंपियन हो गया कुश्ती में। वो घिस्सा दांव मारता था, तो घिस्सा दांव मारने में 1-2 लोग मर भी गए थे उसके, और उसके हाथ के पंजे बड़े मजबूत थे, तो लोगों को घायल कर देता था। वो लखनऊ आया तो बहुत सारे उसके पुराने कारिंदे समर्थक उसको स्वागत करने गए। तो उसने वहाँ लोगों से कहा कि कोई माइका लाल लखनऊ में है जो मुझसे हाथ भी मिला ले। ये मुंशी नवल किशोर स्टेट के उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुनादी करा दी कि जो इसको हरा देगा तो उसको इतने 1000 रुपए देंगे। उसमें 1000, 2000, 5000 बहुत बड़ी चीज होता था। अब ये बजरंग शरण तिवारी जी ने सुना तो पूज्य दीनदयाल जी को कहा कि पादा जी बहुत अच्छे पहलवान हैं, इनको लड़ा दिया, जो ऐसे मानेंगे नहीं, ये आप कहोगे तो मानेंगे। तो उस समय वो लखीमपुर से आए थे प्रचारक के तौर पे पूज्य दीनदयाल जी। लखनऊ आना जाना था उनका, रहते नहीं थे ज़्यादा। तो उनका बाद ऐसा ऐसा आया है, बजरंग जी कह रहे हैं पिताजी लड़ गए। कहा तैयार हो गए। तो उसमें महाराज कहा जाता था ब्राह्मणों में जैसे पिताजी कहते थे पादा महाराज, तो पादा महाराज के साथ में 10 पहलवान लोग और कर्मकांडी ब्राह्मण लोग थे। तो रामू महाराज, बच्चा महाराज, पुत्तन महाराज, लल्लन महाराज, लखनऊ के महाराजों का एक ग्रुप हुआ करता था। डुग पे पिटी तो सारे महाराज सब खड़खड़े पे लाठी डंडा लेकर पहुंच गए लखनऊ में, जहाँ पर ये आज टीबी अस्पताल है बालागंज में। तो वहाँ पर बाबा हजाराबाग का खड़ा हुआ करता था, वहाँ कुश्ती हुई। सादिक की तरफ से भी हजारों लोग आए, इधर से भी गए। पिताजी ने उसको क्या करिश्मा था, धोबी पाट दांव मारा, को चित हो गया। अब वो चिल्लाने लगा, इन्होंने तेल लगा लिया है। झूठ एक नैरेटिव तैयार किया कि बेईमानी हो गई, तेल लगाए थे तो फिर तेल नहीं लगाना चाहिए कुश्ती पे। और उसी बात को लेकर दंगा हो गया, लाठियां चल गई। कभी कट्टा गोली नहीं चलता था, लाठी चलती थी। तो दफा 144 लगी। बाद में वो बराबर इनाम दोनों को दिया गया। तो गुप्त दान करके पिताजी ने उसको संगठन कार्यों के लिए दिया। और अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी बात को कोई कहे। पैसा कम पड़ा था तो मकान भी एक घोड़े वाली बिल्डिंग थी, उसको बेच दिया। तो
और लेकिन बताया नहीं था किसी को। बाद में एक दिन बजरंग शरण जी ने एक लेख में लिख दिया पिताजी के बारे में, तो पिताजी उनसे बात करना बंद कर दिए थे। तो बजरंग जी ने बहुत क्षमा मांगी, तो पिताजी ने कहा जितनी प्रतियां उसकी खरीद लाओ। कम प्रतियां निकलती थी तो खरीद के आई। वो नहीं चाहते थे कि कोई नाम हो। पार्टी में से हजारों लाखों कार्यकर्ता रहे हैं, जनसंघ में, स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने वाले लोग, जो एक बीज की तरीके से उन्होंने पौधे को उगाया होगा, लेकिन अपना नाम नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे लोग। दिनेश जी, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि कितने लोग जानते हैं कि आपके परिवार की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से हैं? आप तो मुझे पाकिस्तानी बता दोगे। पाकिस्तान की जड़ें क्या है कि उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ। मेरे नाना यहीं पर रायबरेली के पहले हैदरगढ़ के पास में अंगुरी गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन वो बिजली घर में काम करते थे। तो वो क्वेटा में उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी थी, और मेरी नानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो भी वहीं पे काम करते थे। क्वेटा में भूकंप आ गया, और भूकंप में क्या हुआ, नाना कहाँ चले गए पता नहीं, नानी कहाँ हो गई। वो बिटिया कहती थी मेरी अम्मा को, तो अम्मा को गोद में लेके 2-3-4 साल की रही होंगी, 2-3 साल की, तो गोदी में थी मतलब। तो उनको लेके वो लोग भाग रहे थे ट्रेनों पे, जो ट्रेन जा रही थी, जो बस जहाँ निकल उसी भाग रहे थे। तो डर के वो भी किसी ट्रेन पे चढ़ गई। वो ट्रेन कहाँ से कहाँ बदली, कहाँ से कहाँ बदली, ये उनको खुद नहीं पता। और वो रास्ते में रुकी कहीं पे, तो पता चला कि वो माँ मेरी डिब्बे में रह गई, और वो डिब्बे के बाहर कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए निकली। जब ट्रेन चल रही तो वो दूसरे डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी लखनऊ आके रुकी अंतिम, चारबाग स्टेशन पे। उस समय लोग बेसहारे लोग आते थे, तो रानी लीला राम कुमार भार्गव, ये मुंशी नवल किशोर स्टेट की बात कर रहा हूँ, हजरतगंज एक जमाने मुनि का होता था, तो वो समाज सेविका थी। उनका अनाथालय चलता था, उनका शिशु संरक्षण गृह चलता था, तो वो लोगों को ले आती थी। तो वो गई स्टेशन पे, तो देखा वो अम्मा अम्मा करके रो रही मेरी माँ। तो छोटी बच्ची देखा, उनके कोई संतान नहीं थी उस समय। बाद में उनके 3 बेटे और 1 बेटी हुआ। तो वो उनको ले आए और लेके उन्होंने कहा कि इसको मैं पाल लूंगी। अब देखो आप, पिक्चर की स्टोरी की तरह हुआ कि मेरी नानी फिर चली गई वो नाज सिनेमा के पास में कहीं, वो छोटा मोटा काम करने लगी, और वो काम रोजी रोटी चले इसके लिए काम ढूंढ रही थी। तब तक रानी साहब के वहाँ किसी ने बताया कि रानी साहब के वहाँ ब्राह्मणी, यानी ब्राह्मण की कोई महिला चाहिए जो खाना बना सके। तो उन्होंने मेरी नानी को कहा। 1 साल बाद उस घटना के मेरी नानी आई कि वो रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे रानी साहब के वहाँ। तब तक देखा कि वो मेरी माँ खेल रही हैं। वो दौड़ के बिटिया बिटिया करके चिपक गई। रानी साहब ने कहा क्या है ये? उनका ये मेरी बेटी है। उनका नहीं, ये तो मेरी बेटी है, इसको मैं नहीं दूंगी। तो उनका नहीं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो रानी साहब लीला राम कुमार भार्गव ने मेरी नानी को कहा कि आप भी मेरे पास रहो, आपको कुछ नहीं करना, और ये बेटी भी मेरे पास रहेगी, मेरी बेटी की तरह है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया। बाद में उनके 3-4 बच्चे हुए रानी साहब के। और मेरी नानी फिर उनको अपना गांव का भी पता मिल गया, और गई, बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी उनकी। बाद का स्टोरी सब, नाना भी मिल गए, वो भी मिल गए 5-10 साल बाद। लेकिन वो दौर में उनको नानी बोलता था। और अब नानी जी ने मेरे विवाह में जो नानी का शगुन है वो रानी साहब ने किया था। तो यही जड़ें हैं कि क्वेटा से और आई जो आप कह रहे हो पाकिस्तान की जड़ें, तो वे पाकिस्तान की जड़ें मेरे, क्योंकि वो हिंदुस्तान था। और आज भी मैं मानता हूँ पाकिस्तान नहीं, वो तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो पाकिस्तान बन गया, लेकिन वो मेरा हिंदुस्तान है, पीओके हमारा है। तो आज ही पाकिस्तान से प्यार है आपको? पाकिस्तान को प्यार क्या, पाकिस्तान हिंदुस्तान का अंग है। वहां जमीन से दुश्मनी थोड़ी है, उनके विचारों से दुश्मनी है, उनके नापाक इरादों से दुश्मनी है। तो भारत, अखंड भारत की संकल्पना, ये हम लोगों का सपना है। अच्छा दिनेश जी, बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो प्रोफेसर भी हैं,
जहाँ तक आपके बारे में मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, आपने कभी भी ना फर्स्ट क्लास से नीचे नहीं आए, हमेशा आपने फर्स्ट मार्क्स प्राप्त किए। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप कॉमर्स के टीचर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, और इसके अलावा करीब पर 20 से ज़्यादा जो छात्र थे, 2 दर्जन पीएचडी मेरे, 2 दर्जन से ज़्यादा पीएचडी के छात्रों ने आपके मार्गदर्शन में 6 किताबें हैं मेरी, हाँ, मार्गदर्शन में पीएचडी उन्होंने की। जहाँ तक एकेडमिक की बात है, तो जो एकेडमिक प्रोफेशन होता है ना, वो बहुत ही सम्मानित और एक स्थायित्व एकेडमिक प्रोफेशन होता है। जब आप इतना सफल जीवन जी रहे थे, बहुत शांत जीवन, तो आपने जो राजनीति जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि अनिश्चितता का एक रास्ता है, तो आपने एक स्थिर रास्ते को छोड़कर अनिश्चितता का रास्ता क्यों चुना? आप मुझे याद आता है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना और मैं पैंट आधी बाहीं की वो खादी की शर्ट और पैंट पहनता था सफ़ेद रंग की। लोगों ने कहा कि अब तो आप अध्यक्ष हो गए हो, आपको कुर्ता पजामा पहन के आना। कानपुर मुझे बुलाया, कानपुर में जाने लगा तो कुर्ता पजामा पहन के गया। ट्रेन के डिब्बे में बताया नहीं था किसी में कहाँ जा रहा हूँ। तब तक मेरे साथ में एक पढ़ते थे, आज भी वो लड़का, आज वो इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, ऐसे ज्वाइंट कमिश्नर है, तो राजीव मोहन, मुझे वो ट्रेन में मिल गया और जगह जगह मेरा स्वागत हो रहा था। तो वो दूसरे डिब्बे में था और उसने जब देखा मैं कुर्ता पजामा पहना, तो पहले नहीं देखा था कि जो स्वागत करते मेरा स्वागत हो रहा, नहीं देखा था। वो डिब्बे में, अरे दिनेश भाई कहाँ मिल गए तुम, ये क्या तुमने बना लिया, तुमको क्या हो गया है, ये नेता का भेष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा नहीं यार राजू, आज थोड़ा गर्मी था ना, पहन लिया इसलिए। बोला नहीं, ये अच्छा नहीं है, नेता के भेष में तुम नहीं अच्छे लगते हो और ये पहनावा दोबारा ना पहनना। आपका नहीं पहनेंगे। फिर रास्ते भर वो नेताओं का भ्रष्टाचार, नेताओं के प्रति आक्रोश, नेता ये खराब काम करते, नेता वो खराब करते, ये कहता ट्रेन में चल रहा है। मेरा दिमाग में तो अरे मैं काहे को बन गया अध्यक्ष, ये तो नेता इतना खराब होता है। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे उतरूँ तो कई हजार लोग, कानपुर में तो वो सैलाब देखने वाला था, कई हजार नौजवान कि फलाने की आवाज़ दिनेश शर्मा जिंदाबाद, काला बच्चा की आवाज़ दिनेश शर्मा, हनुमान मिश्रा की आवाज़ दिनेश शर्मा, नारे लग रहे थे। तो वो लड़का हक्का बक्का, अरे क्या हो गया। और बाद में उसने मुझसे कहा कि भाई मैं तो नहीं समझता था कि तुम भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, हमेशा फर्स्ट आते थे, तुम कहाँ नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए। तो लोग पहले वो यही सोचते थे। लेकिन क्या है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा तो क्या ना राजनीति को माफिया चलाएंगे, क्या राजनीति को ये सांप्रदायिक तत्व चलाएंगे, जातिवादी लोग चलाएंगे, ये क्या करेंगे इस देश के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को, जिनका अपना समाज के प्रति समर्पण का भाव है, पवित्र भाव से राजनीति में आना चाहिए। अच्छा दिनेश जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन जो विपक्ष है और खासतौर पर जो भाजपा और आरएसएस के आलोचक हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है वो विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी, उन्होंने आरएसएस का सेवा भाव नहीं देखा है, सांप्रदायिकता की जड़ें उसकी बहुत गहरी हैं। आप चूंकि आरएसएस के बहुत करीब रहे हैं, तो आरएसएस को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे आज के दौर में कि आरएसएस केवल एक सांस्कृतिक संस्था है या हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली एक संस्था बन गई है? पहले तो आपको हिंदुत्व को समझना होगा, सनातन को समझना होगा। आरएसएस को समझने के लिए सनातन और हिंदुत्व का भाव क्या है। भोजन कर रहे हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन सा विश्व, कौन सा मानव? जो हिंदुस्तान में रहता है वो भी, जो पाकिस्तान में रहता है वो भी, जो चीन दुश्मन है उसमें रहता है उसका भी कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य नहीं जीव जंतुओं में भी संभावना हो। जो चींटी आ जाए चारा दे दो, जो शेर दिखे कहो ये दुर्गा माता की सवारी है, चूहा दिख जाए ये गणेश भगवान का प्रतिरूप है, जो नाग काट ले और जीवन समाप्त हो जाए, नाग देवता दूध ले लो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये भाव लेकर जो आता है वो हिंदू है। हिंदू किसी वर्ग विशेष का विरोधी नहीं हो सकता। और जो कहते हैं ना ये भी भगवा आतंकवाद, ये अरे भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। ये शौर्य का प्रतीक है, ये आपके धैर्य का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है। और लोगों ने भगवा को भी आतंकवाद कह दिया था।
कभी हिंदू राजा का एक इतिहास बता दो जिसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो। एक हिंदू बता दो जो कभी आतंकवाद में पकड़ा गया हो। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। सिर्फ आतंकवादी मुसलमान हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। मुसलमान अब्दुल कलाम भी हैं, मुसलमान दारा शिको भी थे, मुसलमान अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान और अशफाकुल्ला खां भी थे जो देश के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। ये सब कह के किसी मुस्लिम को आप बदनाम नहीं कर सकते। मैं हमेशा आज 98 से जा रहा हूं ईदगाह का, कोई मुख्यमंत्री किसी दल का बने, लेकिन अतिथि भाव मेरे ही होता है, मैं ही जाता हूं वहां पे। अच्छा दिनेश जी, आपके बारे में बिल्कुल ये बात कही जाती है कि मुसलमान आपको बहुत मानते हैं और आप मुसलमानों को, जबकि जो बीजेपी की विचारधारा है बिल्कुल उनकी अलग है। भले ही आप कहें कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब आप चुनावी पिच पर आते हैं तो जो धार्मिक गेंदे हैं और जो चुनावी एजेंडा है वो हिंदुत्व का बनता है। लेकिन मुसलमान आपके साथ कंफर्टेबल क्यों रहते हैं और आप मुसलमानों के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ मुसलमान कंफर्टेबल नहीं रहता? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की नीतियों का अगर विश्लेषण करो आप, ये 10 किलो राशन मिल रहा है, 18% की आबादी है, 25% राशन मिल रहा है मुस्लिम बंधुओं को। क्या जात पूछ के या धर्म पूछ के दिया गया? दिनेश जी, वो मैंने सारी बात मान ली। क्या पूछ के दिया दिनेश गया? जी, वो मैंने आपकी सारी बात मान ली। बीजेपी की आइडियोलॉजी है तुष्टीकरण किसी का नहीं, मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण हो। मदरसे की शिक्षा हो तो हाथ में कंप्यूटर भी एक हाथ में, एक हाथ में पवित्र कुरान भी हो, और वो पढ़े, सशक्त हो, इसके लिए काम करते। वो तुष्टीकरण करके कांग्रेस ने क्या किया? आजादी के पहले भी वो पंचड़ और दर्दोजी का काम करते थे, तो आज भी वो क्यों कर रहा मुस्लिम? मोदी जी के आने के बाद उनके सशक्तिकरण हो रहा है। वो चाहते हैं कि हाथ में पत्थर नहीं, हाथ में हुनर हो, और हुनर हो और साथ साथ में शिक्षा हो। आप मुसलमानों को दिनेश जी सब कुछ दे रहे हैं और आप मुसलमानों के करीबी भी हैं, खासतौर पर लखनऊ में, तो आप मुस्लिम वोट बीजेपी में ट्रांसफर क्यों नहीं करा पाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होता। आप ऐसा कह रहे हैं, माननीय अटल जी के चुनाव का आप निकाल के देख लो, माननीय राजनाथ सिंह जी का देख लो, मेरा आप देखो, बड़े 27 वार्ड, मैं बड़े कैनवास पर कह रहा हूं, आपको वोट मिलती है। 25 वार्ड मुस्लिम का जीत के आया, जहां 80% मुस्लिम थे। 27 मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। कोई ऐसा कोई एजेंडा क्यों नहीं चलाते, ऐसी कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? विपक्ष का दुष्प्रचार है, उसको दूर होने में धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन एक दिन होगा। अभी पूज्य सरसंघ चालक जी के साथ में तमाम उलेमा बैठे हैं, बातों का आदान प्रदान हुआ है, शुरुआत हुई है। हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुस्लिम मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग आ रहे हैं, आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन बस एक ही शर्त है, तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण करेंगे। शिक्षा और संस्कार, सबको समान अधिकार, लेकिन किसी के साथ भेदभाव यानी अलग से तुष्टीकरण नहीं। जो बीजेपी की नीति है उसको लोगों ने माना है। अच्छा दिनेश जी, मुझे संक्षेप में ये बताइए कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, इस प्रश्न के पीछे बहुत सारी बातें आती हैं। अभी दुर्भाग्य है कि जो पकड़े गए उनमें उनका किसी धर्म से वास्ता रहा है, लेकिन ये भी सही है कि मुस्लिम बहुत सारे राष्ट्रभक्त भी हुए हैं, शिक्षाविद भी हुए हैं। मेरे गुरु तो, मैं जब छठे में था तो वलीउल्लाह खान साहब संस्कृत पढ़ाते थे मुझे, मैं प्रणाम करता था उनको बाकायदा, जैसे गुरु के प्रणाम किया जाता है। तो आप एक चीज को अगर देखो और दूसरे बड़े चीज को नजरअंदाज कर दो, वो ठीक नहीं है। मुझको उनकी अच्छाइयां भी देखनी चाहिए, उनकी बुराइयां उनसे दूर हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। दिनेश जी, जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने एक बहुत शानदार काम किया था नकल को रोकने का। आपने क्लासरूम में काम का भुगतना मुझे बहुत भुगतना पड़ा है। वॉइस रिकॉर्डर लगवाए, बहुत लोग नाराज हो गए। आपने सीसीटीवी लगवाए, और उसके मैंने बाद नहीं लगवाए, जो नकल करवाते थे उन्होंने लगाया। हाँ। मैंने केवल इतना कहा कि जो परीक्षा केंद्र होते थे उनका, लोग कहते थे ऑक्शन होता है, हाँ। 10 लाख 20 लाख में बिकते, ऐसा आरोप लगाते थे लोग। हाँ। मैंने कई टेक्नोलॉजी करी कि मैंने कहा जिनके वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, फर्नीचर का ये साइज होगा, मकान पुता रंगाई प्लास्टर होगा, लेडीज जेंट टॉयलेट होंगे, जनरेटर इन्वर्टर होगा, और 3 महीने के अंदर जो कर लेगा, और लेडीज जेंट टॉयलेट होंगे, साथ में एक कंट्रोल रूम बना होगा, सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ होंगे, तो 3 महीने के बाद उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। अब जिनको आमदनी होती थी, नकल एक उद्योग बन चुका था,
फटाफट चटाचट अपने पैसों से सबने बना डाला। मैंने 1 रुपया नहीं दिया। 1 अरब 30 करोड़ का एस्टीमेट बना था और 1 रुपया नहीं दिया। 3 महीने में जब तैयार हो गया तो मैंने कहा कि प्रथम वरीयता उनको जो सरकारी विद्यालय है, द्वितीय वरीयता उनको जो अनुदानित विद्यालय है, तृतीय वरीयता उनको जो प्राइवेट है, और सबके दंड निश्चित कर दिए। सीसीटीवी कैमरा में जिसमें कोई भी आता है, पेपर सेट ऐसे किए कि वो आउट नहीं हो। 7-7 सेट बनवाए, उनके क्रमों का परिवर्तन कराया, कॉपी में डिकोडिंग कराई, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए, और जो कॉलेज का जो कंट्रोल रूम होता था शहर के डीएम या एसपी के वहाँ कंट्रोल रूम से कनेक्टिविटी, और उसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से, उसको वॉच करके और उस पर नजर रखा। ये किया कि जो विद्यालय जिनका है उनकी जिम्मेदारी अगर नकल होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई, एक टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं, एक स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं। नकल विहीन परीक्षा आनंद भाव में हो गई। और तरीका भी किसने बताया जानते हो आप? कैसे नकल रोक की जाए इसका तरीका भी उन्होंने बताया जो नकल कराते थे। जब मैं बना तो मेरे पास पत्रावली आई कि इसने ये अपराध किया, इसने इतनी नकल कराई, उसने इतनी कराई। मैंने उन सारे लोगों की एक बैठक बुलाया, एसटीएफ के लोगों को रखा, अगर आप किसी एसटीएफ के अधिकारी तो बताएंगे, शिक्षा विभाग के सब अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा, वो लोग डरे थे कि आज मुझे पकड़वा देंगे लगता है। मैंने कहा बिल्कुल मत डरो, आज आपको गुरुत्व भाव में मेरे साथ काम करना है। बोले क्या, मैं आपकी सहायता क्या कर सकता हूँ? आप बताओ आप लोग नकल कैसे कराते हैं? मतलब माफिया को आपने अपना गुरु बना लिया। मैं माफिया नहीं कह सकता हूँ मतलब जो नकल कराते थे, गुरु नहीं कहा, मैंने कहा गुरुत्व भाव में मैं आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, गुरुत्व भाव वही तो हो गया, सीखना जो होता है ना, सीख रहा हूँ कि आप कैसे कराते थे। तो गुरु नहीं माना, उनको वो दबाव में थे। तो मैंने कहा आप बताओ सही सही, और सत्य करके अपने पापों को धो, जो तुमने पाप किए थे। आपने उनको प्रायश्चित करने का मौका दिया। तो नहीं, सजा भुगत चुके थे, पहले वो जेल वेल जा चुके थे, उसके बाद जब लौट के आए तब पकड़वा के मंगवाया। और उन्होंने नकल के तरीके बताया कि मैं ऊपर के पन्ने को बदल देता था, अच्छे विद्यार्थी की जगह खराब वाले खराब रख देता था, पेपर आ गया तो एक जेब चला दिया तो पूरे सब में लीक हो जाता था। तो हमने अकबर कौन था, 1 नंबर पे सीरियल, तो बगल वाला लड़का बैठा उसमें 7 नंबर पे सीरियल। अगर बाहर से साल होकर भी आएगा तो पता नहीं किसको कहाँ मिलेगा, पता ही नहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और वो 2 मिस्टर ए की जगह पता लगा कि अनुराग चड्ढा की जगह दिनेश शर्मा बैठ के परीक्षा देते थे और लेखक कहलाते थे, लेखक 1-1 लाख रुपए में काम करते थे, ऐसा आरोप लगता था। मैंने आधार से लिंक कर दिया प्रवेश को। अगर मेरा प्रमाण पत्र होकर गया और बाहर अंगूठा जैसे लगा, पता चल जाएगा ये दिनेश शर्मा है कि अनुराग चड्ढा है, और वो पकड़ जाएगा। तो जब ऐसा किया, एक पहले आसपास के प्रदेशों से लोग उत्तर प्रदेश में नकल होगी इसलिए परीक्षा देने आते थे। पता लगा बसें आती थी, ट्रेनें आती थी, और लेखक यहाँ तैयार होते थे लिखने के लिए कॉपी नकल की। जब ये आधार हुआ तो सब पकड़ने लगे, और पता चला कि होते होते ये स्थिति आ गई कि जो नकल करने वाले लोग थे वो जो एक जगह पता चलता है जुबली कॉलेज में भी सेंटर में भरा है, तो पता चला कॉलेज में भी भरा है, पता चलता है कि डीएवी में भरा है। एक आदमी 3-3 जगह भरता है, जहां नकल हो जाए वहीं पर परीक्षा देंगे। तो सब जब ऑनलाइन कर दिया, आधार से अटैच कर दिया, तो वो इतने छट गए। तो पता चला 60 लाख लोग परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, तो वो 48 लाख के आसपास लोगों ने, 12 लाख लोग परीक्षा में नहीं आए थे। तो वही थे जो डुप्लीकेट थे, वो थे जो बाहर से प्रदेशों से आते नकल करने के लिए, नहीं आए। दूसरी बात जान गए कि सख्ती होगी, तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं आया। आराम से परीक्षा हुई। 25 साल पहले जो किताबों के दाम थे, मैंने ग्लोबल ट्रेंडिंग कराई थी, वो किताब के दाम एनसीईआरटी का पूरा कोर्स का शेड्यूल बदल दिया था। शुल्क नियंत्रण अधिनियम को बनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यूपी को उसको पसंद किया, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया, जो संस्कृत का जो आयोग था उसका गठन हुआ, जो परिषद थी उसको पुनर्जीवन दिया। संस्कृत के जितने अध्यापक नहीं थे विद्यालयों में, उनको अध्यापकों की बढ़ती हुई, जितने प्रिंसिपल वो नहीं थे उनको लाया गया। ट्रांसफर मोबाइल पे आपके ट्रांसफर 10 प्रश्न पूछेगा मोबाइल, और जिस टीचर ने भर दिया उसी का टाइम 20-22-25 हजार से ऊपर लोगों के स्थानांतरण मोबाइल पे हो गए 2 मिनट में, जहां चाह वहां चले गए। अच्छा दिनेश जी, एक बात समझ में नहीं आती, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, इतना शानदार आपने काम किया, लेकिन फिर आपको खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा? ना, ये खामियाजा थोड़ी है।
पद का परिवर्तन हाँ, ये एक प्रकार की सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। संगठन में कार्यकर्ता जो काम करता है, मैंने कहा मैंने विद्या भारती में काम किया, मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, तो मैंने विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक संघ में भी काम किया, युवा मोर्चे में भी काम किया। तो काम का परिवर्तन होता रहा ना। अब मैं दूसरे दायित्व पे काम कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे काम को प्रमोट करना चाहिए। ये जो नकल विहीन आपकी परीक्षा थी, और इसको पहले कभी प्रदेश में कर रहा था, अब देश में ना। इसको कभी मुख्यमंत्री के स्तर पर या आपकी भाजपा के स्तर पर इसको कोई प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोट इसकी हुआ। वजह क्या थी इसकी? प्रमोट हुआ ना। अभी नीट का जो बनाया गया ना, पूरा उत्तर प्रदेश का भी, राज्यसभा में जो प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व शिक्षा मंत्री थे, खड़े होकर भाषण दिया है मेरे बारे में। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। नहीं, मुख्यमंत्री उन्होंने इसको प्रमोट क्यों नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने प्रमोट किया। लोग जानते हैं ना, आप किसी से पूछो कि वो जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक विभाग पे ध्यान देते रहे और बहुत शालीनता के साथ वो स्वीकार करते थे किसी चीज। लेकिन पार्टी के अंदर के लोग और विपक्ष के लोग तो बताते हैं कि विपक्ष सारे पार्टी के विभागों अंदर का नहीं कही, विपक्ष के। नहीं, विपक्ष के अंदर के ही बताते हैं। बहुत सारे विधायकों को मैंने सुना, नंद किशोर गुर्जर और भी कई विधायक आपकी पार्टी के, जो बोलते हैं कि भाई सारे विभागों का जो कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री ऑफिस के हाथ में होता है। मैंने जो अनुभव किया उस आधार पे मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे। मतलब आपके समय में जो आपके पास विभाग थे, सभी मंत्री, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में था, मुख्यमंत्री ऑफिस के हाथ में निर्णय लेता था ना मैं। हाँ। जो निर्णय लेता था वो बड़े खुश होकर प्रशंसा करके स्वीकार करते थे। ऐसा थोड़ी है। बहुत सी चीज घोषणा में उनसे बगैर बात किए कर देता था। बाद में कहते डॉक्टर साहब कैसे होगा मैं कहता था बस आप हाँ कर दिए और हो गया, और हो जाता था। यही जो सीसीटीवी कैमरा लगाना 1 अरब 30 करोड़ का खर्चा था, मैंने घोषणा कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। तो उनका अरे बजट देखो महाराज, देखो कितना इसमें खर्चा है, कहाँ से लाओगे? मैंने कहा बस हंस देंगे और आ जाएगा। अच्छा, महाराज जी महाराज बोलते थे आपको? नहीं, मैं महाराज जी बोलता था। अच्छा, आप महाराज जी बोलते थे। वो बाद में जैसे होता ना महाराज, डॉक्टर साहब, सभी से चलता था। मानिए अमित जी दिनेश भाई कहते थे, कल्ला जी दिनेश जी बोलते थे, राजनाथ जी दिनेश जी बोलते थे, उमा जी दिनेश बोलती थी, ए दिनेश। तो वो बहन भाव था। तो हर व्यक्ति का अपना आचरण होता है। अच्छा दिनेश जी, देखिए, भले ही आप इस बात को कहें कि आप भाजपा के कई पदों पर रह चुके हैं, पदों का लालच नहीं, निश्चित तौर पर जो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि रही उसको देखकर तो यही लगता है कि आपने मांगा कुछ नहीं और मिल गया सब कुछ आपको। लेकिन जब आपको उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया, फिर तो आप सब आपकी इसको जगह संशोधित करिए। जब मुझे एक पद से दूसरे पद के लिए योग्य पाया गया, जी, मुझे उत्तर प्रदेश से देश के लिए काम करने के लिए योग्य पाया गया, ये शब्द होगा। अच्छा, हटाया गया शब्द तो नहीं है। चलिए मैं आपके अनुसार शब्दों का चयन कर आपने एक लेता हूं। शब्द किसी भी नेता का सुना हाँ। कि उन्होंने कहा इन्होंने ये कमी किया? चलिए, 4 विभाग थे, जब आपको 4 विभाग थे, चारों विभाग देश में नंबर 1 आए। चलिए, जब आपको स्टार्टअप में नंबर 1, आईटी में नंबर 1, शिक्षा नीति लागू करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और जो मोबाइल प्रोडक्शन में भारत में नंबर 1। तो जो विभाग मेरे पास थे नंबर 1 आए ना, और सबने प्रशंसा करी, तो आप कैसे कहते हो हटाने? हटाया नहीं, चलिए रिप्लेस किया एक गया दायित्व से दूसरे और अच्छे दायित्व को दिया। चलिए रिप्लेस किया गया और ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को एडजस्ट किया गया। लेकिन पार्टी के अंदर के लोग कहते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के हैं, जनसंघ की विचारधारा के हैं, कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को उसमें डिप्टी सीएम बनाया गया जो दूसरी पार्टी से था, भाजपा की विचारधारा में नहीं था। तो इसको लेकर कभी दिमाग में कुछ आती है बात? नहीं, ये मिथ्या है। और जिनकी आप बात कर रहे हो ना, वो मेरे छोटे भाई की तरह मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं वो। और हम लोगों ने लैया चना खा के, मटर और कचालू खा के साथ में काम किया है, और बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं, और मुझसे अच्छा काम करने की क्षमता है उनमें। ऐसा नहीं है मैं अपने को सबसे अंत में रख के चलता हूँ, और मुझसे बेहतर मैं समझता बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहना कि निर्णय गलत था, देखिए हर व्यक्ति बहुत सी जगह पे नया होता है। मैं राज्यसभा में आया तो मैं राज्यसभा के लिए नया था, अब मैं उसको जान गया हूँ। तो वो आए उप मुख्यमंत्री के लिए, वो नए रहे होंगे, अब वो एक मैच्योर्ड है। अच्छा, तो काम करते हो। आज भी मेरे पारिवारिक संबंध रहते हैं। कोई भी अगर उनका परिवार का काम होगा या कोई भी चीज होगी, पूछते हैं मुझसे, मैं भी बात करता हूँ। चलिए, आप दोनों का बड़प्पन है, दोनों ने नहीं कोई, और मैं प्रसन्न भाव रहा। और सबसे पहले मैंने बधाई दी, वो सबसे पहले वो कहीं आए थे तो मेरे पास आए थे,
मेरे घर आए थे और मेरे घर पे ही रहते थे वो। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो ये नहीं होता था मेरे घर में। कभी मैंने जहाँ पे विश्वविद्यालय में रहता था मैंने ताला नहीं लगाया था कभी। तो जो भी विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ते थे सब मेरी वहाँ खाना लोगों को, ज़्यादातर चाय पीना जो करना। मेरी स्कूटर है तो वो चलाएंगे। तो उस समय कहाँ पैसा आता था। अच्छा दिनेश जी, उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल है, क्योंकि आप लंबे समय तक, या कहे कि राजनीतिक पूरा जीवन आपका उत्तर प्रदेश में बीता। दिल्ली तो अभी आप आए हैं कुछ सालों से। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, वो सरकार से डिस्टर्ब हैं। जैसे AK शर्मा जी आजकल बिजली विभाग में अधिकारी से लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे नाम की सुपारी दे रखी आपने है। अगर नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। AK शर्मा जी का आप इतिहास उठाकर देखो। मैं समझता हूँ कि भारत के बेस्ट ऑफिसर्स में से AK शर्मा का नाम है। मैं गुजरात में प्रभारी रहा हूँ ना। नॉलेज, कॉन्फिडेंस और नई टेक्नोलॉजी को लाने की जो क्षमता AK शर्मा में है, बहुत कम लोगों में होगी। अब राजनीति में और प्रशासनिक पदों में आने में थोड़ा सा अंतर आता ना होने पे, तो उसको आप खराब वो नहीं कह सकते। बहुत उन्होंने अच्छे प्रयत्न किए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिजली विभाग को बढ़ाया, विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनकी सुनते नहीं है। अभी कल का मैंने एक देखा होगा, राज्य मंत्री बेचारे अधिकारियों को फोन कर रहे थे, अधिकारियों ने उनकी सुनी नहीं और कहा कि भैया मंत्री जी आप सीधे जाइए ट्रांसफार्मर उतार दीजिए। मंत्री जी ने खुद रस्सी से ट्रांसफार्मर उतार दिया, हालांकि बाद में उनको सस्पेंड करना पड़ा। तो अधिकारियों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। ये आप क्या मानते हैं इस बात को? नहीं, देखो ऐसी एक दो शिकायतें आई। अब आजकल प्रचार का माध्यम ज्यादा है, पहले भी होती थी, ऐसा थोड़ी है कि पहले नहीं होती थी। तब वो ये समाचार नहीं बना करते थे क्योंकि वहां रोज होती थी। पहले क्या हुआ, एक बार मैं आपको छोटा सा हंसी वाला किस्सा बताऊं कि मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और अलीगढ़ में कुछ लोग कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई और शोरगुल हो गया। तो अखबार ने पहला 4 कॉलम निकाला और उनका बीजेपी में अनुशासन की धज्जियां उड़ी, कार्यकर्ता बेकाबू हुए, अखबार का समाचार। और आदरणीय कल्याण सिंह जी ने बुला के कहा ये दिनेश क्या हो रहा है ये। तो मैं बड़ा चिंतित। उसी दिन की घटना है, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। उनके साथ कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह बिहेव किया, टेलीविजन पे आ रहा था, धक्का मुक्की दिया, उनके कपड़े तक फट गए और अखबार में 1 कॉलम की न्यूज आई। कांग्रेस की सरकार थी और ये 4 कॉलम की न्यूज आई। मैं भागा उनके ऑफिस पहुंचा, उनके संपादक से मिला। मैंने कहा अच्छी चीज नहीं है, इतनी बड़ी कांग्रेस की घटना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मारपीट हुआ और उसको आपने 1 कॉलम निकाला। युवा मोर्चा के लोगों में कहा सुनी हो गई, मारपीट भी नहीं हुई, उसको 4 कॉलम। ये न्याय नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, तब तक उन्होंने देखा कि खराब सा उदाहरण दिया मुझे उन्होंने, कुत्ता जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप निकल लो, मानो ये कुत्ता काट ले। तुमने कहा कौन बड़ी बात हो जाएगी काट ले, कुत्ता का काम ही काटना है। तो उन्होंने बगल वाले से कहा कि जाओ कुत्ते को काट लो। तुमने कहा दिमाग खराब है, आदमी कहीं कुत्ते को काटता है? कुत्ता तो आदमी काट सकता है, लेकिन कुत्ते को आदमी कैसे काट सकता है? तो उनका यही फर्क है। कांग्रेस में तो होता रहता है, वो समाचार नहीं है। और बीजेपी में हो तो समझ लो आदमी ने कुत्ते को काट लिया, और कांग्रेस में हो तो समझो उसका रूटीन है, वो रूटीन है। तो उदाहरण तो उन्होंने खराब दिया, लेकिन ये बीजेपी के बारे में छोटी घटना भी होती ना, तो बिजली की हो गई, उन्होंने सस्पेंड भी किया अधिकारियों को। ऐसा नहीं उसकी खबर नहीं आई कि के शर्मा साहब ने जरा सा मोबाइल पे मिसबिहेव हुआ किसी के साथ, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हेडलाइन चली थी खबर। तो प्रशासन में चलता है। एक सवाल मेरा पीडीए को लेकर है, क्या 2024 में जो आप लोगों को झटका लगा उत्तर प्रदेश में, 2027 में वही झटका लगने जा रहा है? नारा देने वालों का परिवार का स्वरूप देखो। हाँ। कि क्या वहां पे घर में पीडीए है क्या? घर में सभी लोगों ने उच्च जातियों के साथ में जो वरिष्ठ उनके नेता हैं उनका जो संबंध बने हैं, तो बड़े ऊंची जाति के लोग जिनको कहते हैं आप पिछड़ा और अगड़ा पिछड़ा नहीं करना चाहिए मेरे भाई। आप केवल हिंदू और सनातन में ही पिछड़ा अगड़ा और अनुसूचित दलित क्यों करते हो? क्या मुस्लिम धर्म में भी पशमादा हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? वहां भी ओबीसी हैं, वहां भी सूफी हैं,
वहाँ पे भी शिया और सुन्नी हैं, वहाँ पे भी आगा खानी है। आप नहीं करते, आप इसलिए केवल विभाजन आप क्रिश्चियन में भी क्यों नहीं करते? क्रिश्चियन में भी तो कम से कम 19 विभाजन है, आप नहीं करते। आप पारसी में नहीं करते, आप केवल हिंदू में क्यों करते हो? ये हिंदू में पीडीओ बना रहे हो, आप किसी दूसरे धर्म में भी तो बनाओ, नहीं बनाओगे आप। बहुत सारी चीजें, मैं विवादित चीजों पे नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा कि जाति में मत बांटो। एक सवाल सर, ये कुंभ में जो सनातनी 66,30,000 इकट्ठा 50 लाख इकट्ठा हो गए, उसमें पंडित जी हाथ पकड़े थे यादव जी का, यादव जी हाथ पकड़े थे जाटव जी का, जाटव जी वाल्मीकि जी के साथ तैर रहे थे और सबको निषाद ले जा रहे थे, और ठाकुर साहब खड़े होकर तिलक लगा रहे थे। वो नहीं देखा गया इनसे, इसलिए पीटीए भी आएगा। चुनाव आने तक का अभी ये अनुसूचित का और अगड़ी का झगड़ा कराएंगे, फिर अगड़ी का और पिछड़ी का झगड़ा कराएंगे, फिर कभी ये अभी देखा ना आपने उनका विवाद पैदा कर दिया। ये नैरेटिव तैयार करने, आजकल चुनाव नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव लड़ाने की एजेंसियां चुनाव करा रही। और अभी आपने देखा होगा कि एक सांसद जी ने बयान दे डाला, ये बयान उनके विषय था बजट पर बोलना, और वो बयान दे रहे थे राणा सांगा। अरे महाराजा राणा सांगा जिन्होंने 80 घाव के बाद भी देश के लिए समर्पण किया, उनके प्रति अशिष्ट भावों का प्रदर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि किसी दलित के नाम लेके अपने को दलित नाम दो, छत्री को छत्री नहीं, वो तो भारत का स्वाभिमान थे, लेकिन उनको दो जिसमें छत्री और दलित का हो जाए, नहीं बना। फिर कथावाचक का हुआ, दो व्यक्तियों के बीच का विवाद, बुला के कथावाचक को कह के कि यादवों को ब्राह्मण नहीं करने देते। उनको कृष्ण सुदामा का संबंध नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान को भगवान परशुराम ने, उनके 3 शिष्य थे, उनके एक शिष्य थे भीष्म पितामह जो ठाकुर थे, राजपूत थे, एक थे द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे, एक थे कर्ण जो शूद्र थे। तीनों को उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने नहीं दिया। किसको दिया? यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान कृष्ण को दिया। तो यादव और ब्राह्मण के इतने पुराने संबंधों को आपने कथावाचक का नाम लेकर कह दिया कि ब्राह्मण नहीं कराना चाहते। कथावाचक क्या मुरारी बापू को लोग प्रणाम नहीं करते? क्या बाबा रामदेव के पैर नहीं छूते लोग? क्या उमाश्री भारती को प्रणाम नहीं करते लोग? रीतमरा जी को प्रणाम नहीं करते लोग? क्या आशाराम बापू जी कथा वचन करते तो उनको नमस्ते नहीं करते थे लोग? ये जबरदस्ती का विवाद पैदा करके कि अगड़े को लड़ाओ, पिछड़े को लड़ाओ, यादव को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को अनुसूचित से लड़ाओ, अनुसूचित को किसी और से लड़ाओ। नहीं, ये देश एक होगा जब मिलकर चलेंगे सबसे, तब ये देश मजबूत होगा। वैसे दिनेश जी, समाजवादी पार्टी भले ही यादव ब्राह्मण करे, लेकिन जनेश्वर जी के जन्मदिन पर और उनकी जयंती पर उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया और पूरी समाजवादी पार्टी, आप तो पत्रकार हो, एकजुट रही। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, एक व्यक्ति का अरे मिश्रा जी भागो भागो भागो, तो ये तो नहीं करना चाहिए। मैं उनको ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मैं जाति की राजनीति करने वालों को भी अच्छा मानता हूं कि वो लोग अच्छे लोग हैं और उनमें काम करने की क्षमता है। क्षमता को सकारात्मक डेवलपमेंट को लीजिए। आप बीजेपी की कमी उसको उजागर करो, लेकिन जातिवाद को नहीं चलाओ, संप्रदायवाद को मत चलाओ। मैदान में आओ। बीजेपी ने ये आप वो कहेंगे मैंने 17 एक्सप्रेसवे बनाए, मैंने 21 जो है वो हवाई अड्डे बनाए, मैंने 7 तो मेट्रो चलाई, मैंने तमाम जो है वो IIM और जो थे मैंने एम्स बनाए। आपको नहीं बनाए तो प्रूफ करो, चुनाव लड़ो ना। आप उस पर चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव आप जाति पे लड़ोगे। ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। अरे भैया, ये शताब्दियों पुरानी इस व्यथा को फिर से व्यवस्था में मत बांधो। आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। जनेश्वर मिश्रा जी के ऊपर उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया और सीधी सी बात है, ब्राह्मण वोटरों को लुभाना भी था। अटल जी के बारे में आपसे सवाल इसी में पूछना चाहूंगा कि सुशासन दिवस शायद 6 अप्रैल का वो दिन था कि आपने उत्तर प्रदेश में सुशासन दिवस तो पूरे देश में मनाया था। मैंने सुशासन पीठ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनाई है। हाँ, अटल जी इसके अलावा अब ये कहा गया था कि पूरे साल ये सुशासन दिवस मनाया जाएगा, लेकिन एक ही दिन कार्यक्रम होकर रह गया, बाकी दिन कार्यक्रम ही नहीं हुए। नहीं मनाते भाई। अटल जी की शताब्दी समारोह चल रहा, कई दिन सुशासन के मुख्यमंत्री जी ने तो सैकड़ों लोग कार्यक्रमों को जो कार्य हैं निर्माण के, उनका उद्घाटन किया है।
अच्छा दिनेश जी, अंत में मैं आपसे एक रैपिड राउंड लूंगा और बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे, उसका जवाब भी बहुत संक्षेप में होगा। आप गोडसे को देशभक्त मानते हो या आतंकवादी? देखिए, ये अलग अलग लोगों की व्यवस्थाएं हैं और उनके अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं। जेएनयू देशद्रोही का अड्डा है, सहमत है या असहमत? कभी रहा होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने नहीं कहा, लेकिन आज वो शिक्षा का मंदिर बन चुका है। आपके लिए सबसे पहले हिंदू राष्ट्र या संविधान? देखिए, संविधान की रचना करते समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हिंदू देवी देवता थे, राम जी थे, कृष्ण जी थे, तमाम उनकी सबकी फोटो रामचरितमानस की चीजों को लिखा है, रखा है उसमें, जो मूल संविधान के प्रति उसमें रखा है। ये दोनों अलग कहाँ हैं? हिंदुत्व का मतलब है समन्वयवादी दृष्टिकोण, सबको समान अधिकार दो। क्या आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं? ये आपको ये तो प्रश्न आपका ऐसा हो गया कि पिता के बगैर पुत्र कुछ भी नहीं। ये मातृ संस्था है, वट वृक्ष है आरएसएस, जिसकी अलग अलग शाखाएं, ये बीजेपी, ये विद्यार्थी परिषद, ये तमाम अलग अलग ये शाखाएं हैं। संजय गांधी, शाखाएं वृक्ष से अलग थोड़ी होती है। संजय गांधी विजनरी थे या डिक्टेटर? नहीं, उनको उनकी भी व्याख्या अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। आपके लिए राम मंदिर ज्यादा जरूरी है, शिक्षा का बुनियादी ढांचा? राम मंदिर जो है, राम जी का जो स्वरूप है वही शिक्षा का आधार है। राम राज्य का मतलब ही ये है, पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसे, पत्नी के साथ दायित्व कैसे, जनता के प्रति जवाबदेही क्या, यही तो शिक्षा है जिसको देने की आज जरूरत है। बीजेपी सेकुलर पार्टी है या बिना किसी शक के हिंदू फर्स्ट? धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हिंदुत्व का जो मूल भाव है वो सबको साथ में लेकर चलना है, वो सभी धर्मों का आदर। पीएम मोदी के बाद दूसरा चेहरा कौन? नहीं, मैंने पीएम मोदी जी बहुत वर्षों तक भारत को विकसित राष्ट्र की संकल्पना की तरफ ले जाके उनकी यात्रा भी बहुत तेजी के साथ चल रही है। ये कपोल कल्पित प्रश्नों का कोई आधार नहीं होता। योगी आदित्यनाथ पीएम बनने लायक हैं? मैंने किसी का दायित्व देने वाला मैं कौन होता हूं, और मैं इतना कह सकता हूं कि उनमें मुख्यमंत्री के रूप में क्षमता है, और हमारे उनके ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने को प्रदर्शित किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो इसलिए पीएम और सीएम ये बनाना और हटाना ये मेरा काम नहीं। इसलिए इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष का जवाब का कोई नहीं, लेकिन उनको मैंने मुख्यमंत्री, एक सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। क्या उत्तर प्रदेश में कभी मुसलमान बीजेपी को खुलकर वोट करेगा? अरे अभी या सिर्फ ख्वाबों में संभव है? करेगा नहीं, ये भूत का। मैं आपको बताऊं, कुंदरकी में 75% मुस्लिम है, 1 लाख संभवतः 30,000 से बीजेपी जीत कर आई है। रामपुर बीजेपी जीत कर आई है। आजमगढ़ बीजेपी जीत के आई है। उपचुनाव के अलावा नॉर्मल चुनावों में, अरे लोकसभा में भी जीता ना आजमगढ़, निरहुआ जीते थे। रामपुर में भी हमारे लोधी जी जीते थे, लोकसभा में जीते थे ना। तो आप कह सकते हो कि मुस्लिम कार्य देखकर बीजेपी के तेजी से आकर्षित। आपका मेयर का कार्यकाल सबसे शानदार था या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का कार्यकाल? मैं वर्तमान को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, भूत में खोता नहीं हूं और भविष्य के प्रति चिंतित नहीं रहता। वर्तमान कैसे अच्छा हो सके इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूं। योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में से किसके साथ काम करना सबसे ज्यादा आसान? नहीं, मुझे अमित शाह जी के साथ बहुत अच्छा लगा, कलराज जी के साथ बहुत अच्छा लगा, उमा श्री भारती जी के साथ, जोशी जी के साथ, अटल जी के साथ अच्छा लगा। आदरणीय मोदी जी के साथ तो लगता है कि मेरे जीवन का बहुत एक बेहतर समय रहा। राजनीति में सबसे बड़ा दोस्त कौन है आपका? विचारधारा। अखिलेश यादव के लिए कोई सलाह? अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ी रचनात्मक और विकासात्मक चीज का जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाएं और जातिवाद से दूर रहें। मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए कुछ बचा है? नहीं, मायावती जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, एक विदुषी महिला है, और मैं समझता हूं कि वो भी जातिवाद से और संकीर्णवादी विचारधारा से अगर दूर रहें तो उनका राष्ट्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अभी भी होना सुनिश्चित हो सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और 2/3 बहुमत से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। और आप वास्तव में बेहद एक संजीदा व्यक्ति हैं, जवाब देने में बिल्कुल आप कोई ऐसा कभी फंसते नहीं है जैसा आमतौर पर नेता फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक भी वो किताब वाला नहीं रहा हूँ, मैंने क्लास हमेशा पढ़ाया है।
चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार अनुराग जी, आपने वैसे बड़े राजनीति में बेहतर कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं लोगों की जरूर होती हैं, और लेकिन आपसे जो बातचीत करके पता लगा कि आपके अंदर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। जो कुछ मिला आपको अपने आप मिल गया। नहीं, मेरी पार्टी के नेताओं ने मुझे दिया है, मुझ पर कृपा दृष्टि रही तो मिला मुझे, मैं अपने आप थोड़ी मिला है। आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप जिस जिस प्रदेश के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ रहे आप। ईश्वर उन्मुख हूं और अच्छा काम कर सकूं, केवल इतनी शुभकामनाएं दीजिए। चलिए, धन्यवाद। बहुत आभार आपका।